कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। अन्नदाता अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। सोयाबीन की फसल के प्रमुख कीट और उनका नियंत्रण, अगेती आलू की बुआई विधि पर जानकारी, बकरियों में पीपीआर रोग से बचाव पर जानकारी, हमारे जिन भी किसान भाइयों ने सोयाबीन की बुआई जुलाई के दूसरे पखवाड़े में की थी, उनकी फसल इस समय फूल और फलियां बनने की अवस्था पर होगी। इस अवस्था पर कीटों के नियंत्रण के लिए कौन कौन से उपाय अपनाएं, जानते हैं कृषि अनुसंधान केंद्र मझेड़ा नैनीताल के डॉक्टर जेपी पुरवार से। खरीफ फसल होने के कारण इसमें बहुत सारे हमारे कीटों का प्रकोप रहता है। किसान भाइयों, इस वक्त ध्यान रखने वाली बात है कि कुछ कीड़े जो पत्तियों को खाते हैं, उन पत्तियों के कीड़े जो खाने पे है इसके हरे भाग को पूरा खा जाते हैं और उसमें सिर्फ अकेला पत्तियों का कंकाल रह जाता है। ऐसी पत्तियों में जिनमें कि कंकाल आपको दिखाई पड़े खेतों में इस तरह की पत्तियाँ, तो तुरंत ही आपको उसके प्रबंधन के लिए किसी न किसी कीटनाशक या अन्य विधियों का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, ये पत्तियों को खाने वाले जो कि दो प्रकार के कीड़े होते हैं, एक होता है कमला कीट होता है और एक होता है तम्बाकू की इल्ली होती है। ये दो प्रकार के कीड़े जो हैं मुख्यतः हमारी सोयाबीन की फसल की पत्तियों में नुकसान पहुंचाते हैं। इनके प्रबंधन के लिए हमको खेत में टी आकार के, अंग्रेजी के वर्णमाला के टी अक्षर के आकार की खूंटियाँ लकड़ी को लगा देना चाहिए। इससे क्या होता है कि इसके ऊपर चिड़ियाँ बैठती हैं और चिड़ियाँ इनकी सूढ़ियों को खाती हैं। साथ ही आपके जैविक नियंत्रण के लिए इस वक्त बेविरिया बेसियाना नामक फफूंदी अथवा जीवाणु आधारित बेसिलस thuringiensis का भी आप 2 बार प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, खेत में इन कीड़ों के परभक्षी और परजीवी भी होते हैं, तो इनका ध्यान रखते हुए इनका संरक्षण करना चाहिए। यदि इसका अधिक प्रकोप हो, क्योंकि इसका प्रकोप होने पे हमारी सोयाबीन की फसल में नुकसान अधिक हो जाता है और ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को बाधित करते हैं, जिससे कि पौधे अपने भोजन नहीं बना पाते और हमारी जो उपज है वो कम हो जाती है। उसके लिए हमें कीटनाशक रसायन का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि ट्राइजोफॉस नामक रसायन। इसकी आप 800 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। इन कीटनाशक रसायनों के अलावा किसान भाई अपने खेतों में इन कीड़ों की जानकारी के लिए हम यहाँ प्रकाश प्रपंच का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये प्रकाश प्रपंच जो होता है छोटा सा यंत्र होता है, जिसमें आपने देखा होगा कि हमारे प्रकाश में बहुत सारे कीड़े आकर्षित होते रहते हैं। तो इस प्रकाश प्रपंच का प्रयोग करके भी आप इन कीड़ों के नियंत्रण का अच्छा प्रभावशाली तरीका है।
इसके अलावा किसान भाई, अपने खेतों में आपने देखा होगा कि एक छोटी सी सफ़ेद मक्खी का प्रकोप रहता है। ये सफ़ेद मक्खी जो होती है सोयाबीन की फसल में एक पीला मोज़ेक रोग फैलाती है। ये पीला मोज़ेक रोग इसी सफ़ेद मक्खी के द्वारा फैलता है। ये सफ़ेद मक्खी बहुत छोटी सफ़ेद रंग की मक्खी होती है। ये अपने अंडे पत्तियों की निचली सतह पे देती है। तो यह पत्ती के अर्भक निकलते हैं तो ये अर्भक पत्तियों के रस को चूसते हैं, साथ ही साथ उसमें फूल जो निकले होते हैं उनके भी रस को चूस के उनको फूलों को गिरा देते हैं और ये पीला मोज़ेक रोग भी फैलाते हैं। इसलिए इस कीड़े के नियंत्रण के लिए आवश्यक है कि हमें कीटनाशक रसायन का प्रयोग करें और साथ ही साथ इसके कीटनाशक रसायनों के साथ साथ बहुत सारी अवरोधी प्रजातियां होती हैं, वो अपने क्षेत्र के अनुसार उन अवरोधी प्रजातियों का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, इसके कीट के नियंत्रण के लिए हमें इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL नामक मात्रा की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति 10 लीटर पानी के दर से प्रयोग करना चाहिए। इस बात का किसान भाई ज़रूर ध्यान रखें कि कोई भी कीटनाशक रसायन की मात्रा को जितनी बताई जाती है उससे अधिक ना डालें और उससे कम भी ना डालें, क्योंकि इन दोनों ही अवस्था में हमारे किसान भाइयों को नुकसान ही पहुंचता है। यदि किसान भाई इन कीटनाशक रसायनों का सावधानीपूर्वक प्रयोग करेंगे तो हमारी सोयाबीन की फसल में कीट इत्यादि का नियंत्रण भी होगा और हमारी उपज अधिक रहेगी। तो हमारे जिन भी किसान भाइयों ने खेत किसी भी कारणवश खाली छोड़े हुए हैं या उनके खेत खाली पड़े हुए हैं, वे किसान इस समय इन खेतों में अगेती आलू की खेती कर सकते हैं। लेकिन इस फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए उन्नत प्रजातियों का चुनाव कर बुआई वैज्ञानिक ढंग से करनी होगी, जिसकी जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ने संपर्क किया एक विषय विशेषज्ञ से। अगात आलू की खेती जो है 25 सितंबर से लेकर के अब 10 अक्टूबर तक अवश्य खेती में बिजाई इसका कर दें। इस समय जो किस्म लगाई जाती है उस समय आपको कुफरी सूर्या, कुफरी अशोका, कुफरी पुखराज, कुफरी अरुण लाल कंद में और कुफरी ख्याति, इन कंदों का इस्तेमाल आप करेंगे तो आगात खेती के लिए ये किस्म जो है वो ज़्यादा श्रेयस्कर होता है। जो कुफरी अशोका है या कुफरी सूर्या है, ये सफ़ेद कंद होते हैं। सूर्या का थोड़ा लंबा वो कंद होता है और लेकिन ये ताप सहनशीलता इसमें होती है, जबकि अशोका में जो है वह अगर 60-70 दिन में अच्छी फसल दे देती है और यह आगात की किस्म मानी जाती है। उसी तरह पुखराज में भी कंदीकरण 70-80 दिनों में हो जाता है और उसके अलावा जो आपका कुफरी अरुण है उसमें भी कंदीकरण थोड़ा पहले होता है तो लाल किस्म पैदा होती है। और कुफरी अरुण के बाद अब ये एक कुफरी ललित जो है वो हमारे केंद्र पटना से वह इसका अनुसंधान किया गया और वह किसानों के कृषि के लिए जो है उसको रिलीज किया गया है। कुफरी ललित की जो पैदावार है वह कुफरी लालिमा और सिंदूरी से ज़्यादा है और इसके कंद जो हैं मध्यम आकार के और थोड़े से गहरे आँख वाले और लाल कंद होते हैं, गोल होते हैं। खास करके इसमें रखरखाव की क्षमता इन कुफरी लालिमा और कुफरी सिंदूरी से अच्छी होती है और यह जो है किस्म जो है वह प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जितना उपज देती है वह लगभग 300 से 350 कुंटल प्रति हेक्टेयर का 90 दिनों के पश्चात होता है। तो इसके पहले बार जो आगात खेती होती है उसमें आपको प्रति हेक्टेयर 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको पैदावार प्राप्त होगी। और इसमें एक ध्यान रखने की बात होती है कि आगात फसल की जब आप रुपाई करते हैं तो वह ऐसे जमीन का चुनाव करें जो कि ऊपर हो, जिसमें पानी का जल जमाव नहीं हो पाता है। तो जल जमाव जब नहीं होगा तो आपके जो है कंद सड़ेंगे नहीं और उसमें अंकुरन अच्छे आएंगे। और कंदों का जो साइज है वह जो बीज का साइज होता है, अगर 25 से लेकर के 30-35 ग्राम तक का कंद इस्तेमाल कर रहे हैं तो 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका इस्तेमाल करें। और लगाने से पूर्व अंकुरन जरूर करा लें आप अपने कंदों का, और कंदों में सड़े गले कटे कंद जो है उसको छांट करके निकाल दें। इसके साथ जो 2 मिलीमीटर के साइज के अगर अंकुरन हो जाते हैं तो उसको खेत में ले जाके उसकी बिजाई करें। और आपको ये बता दें कि जब बिजाई करते हैं तो उससे पहले
या तो आप भंडारण के समय में भी सीड का ट्रीटमेंट कर लें, अन्यथा अगर बिजाई के समय करते हैं तो कंद को बोरिक अम्ल 2.5% के हिसाब से 1 लीटर पानी में 2.5 ग्राम बोरिक अम्ल का घोल कर बना करके उसको स्प्रे के द्वारा जो है उस कंदों पर जो है इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा कि आपके सीड जो है वो ट्रीटमेंट हो जाएंगे, तो वो फफूंद या कोई अन्य घातक बीमारी से उससे आपको बचाव होगा। और उसमें जो इसका जो रोपाई करते हैं वह कूड़ों पे करें। जैसे आप मेड़ बनाते हैं तो मेड़ पर जो है इसकी रोपाई करें, और जो कूड़ बनते हैं उसको एक मेन चैनल से जोड़ दें ताकि पानी का जमाव न हो सके। इसके अलावा जब खेतों में जो है इस समय गड़ार या जो कटुआ पिल्लू होता है वो लगता है, जो अंकुरन को काट देता है या कंद को जो खा जाता है, तो इस समय थीमेट 10G का इस्तेमाल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 12 किलो का इस्तेमाल करें। खाद एवं उर्वरक। आलू की बुआई के लगभग 1 माह पूर्व खेत में 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की सड़ी खाद खेत में फैलाकर भली प्रकार जुताई की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त अंतिम जुताई के समय 120 से 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 से 100 किलोग्राम फास्फोरस, 100 किलोग्राम पोटाश की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की 2/3 भाग अंतिम जुताई के समय खेत में भली भांति मिला देनी चाहिए। यदि बुआई पोटैटो प्लांटर से की जा रही हो तो संपूर्ण खाद बेसल ड्रेसिंग के रूप से प्रयोग कर देना चाहिए। प्रदेश में आलू की बुआई मुख्यतः 3 विधियों से की जाती है, जो इस प्रकार है। समतल भूमि में बुआई करके मिट्टी चढ़ाना। प्रदेश में यह सर्वाधिक प्रचलित विधि है। इसमें खेत की तैयारी के बाद कुदाली की सहायता से उचित दूरी पर उथली कूड़े बनाकर कंदों की बुआई कर ली जाती है। इसके तुरंत बाद फावड़े या कुदाली की सहायता से कंदों पर दोनों तरफ से मिट्टी चढ़ा दी जाती है। मेड़ों पर आलू बोना। इस विधि में तैयार खेत में उचित दूरी पर मेड़ बनाने वाले यंत्र से मेड़े बना ली जाती है। इसके बाद कंदों को उचित दूरी तथा 8 से 10 सेंटीमीटर गहराई पर बो दिया जाता है। पोटैटो प्लांटर से बुआई। पोटैटो प्लांटर नामक यंत्र से खेत में मेड़े व कूड़े बनती जाती है तथा आलू की बुआई हो जाती है। इस विधि से बड़े क्षेत्रफल में कम व्यय व कम समय में बुआई संपन्न कर ली जाती है। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, जल्द होंगे हाजिर और कार्यक्रम में आगे भी बहुत कुछ खास है आपके लिए, बने रहिए हमारे साथ। बकरियों में पीपीआर रोग से बचाव पर जानकारी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। बकरियों में बरसात के मौसम में विभिन्न प्रकार की बीमारियों का प्रकोप होता है, जिसमें पीपीआर बीमारी बकरियों को भारी क्षति पहुंचाती है। इसलिए इस बीमारी से बचाव के लिए कौन कौन से उपाय अपनाने हैं, आइए जानते हैं पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर एस.के. शुक्ला से। बकरियों में बहुत से रोग होते हैं, जैसे जीवाणु जनित रोग हैं, परजीवी रोग हैं, विषाणु जनित रोग हैं। उन्हीं में से एक विषाणु जनित जो रोग है जिसको हम पीपीआर कहते हैं या बकरियों की प्लेग कहते हैं, ये अत्यधिक संक्रामक और बहुत ही घातक विषाणु जनित रोग है। मुख्यतः ये रोग भेड़ एवं बकरियों में ही पाया जाता है। विशेषकर जो भेड़ और बकरियों के जो नवजात बच्चे हैं उनमें इसका प्रकोप ज़्यादा होता है और इसमें मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा है। इस रोग में बकरियां ज़्यादा ग्रसित होती हैं भेड़ों के अपेक्षा। बकरियां करीब 90% तक प्रभावित हो सकती हैं और मरने की संख्या 40 से 70% तक हो सकती है। और इसमें जो है मांस उत्पादन कम हो जाता है और खाल की जो गुणवत्ता है वो भी प्रभावित होती है। रोग जो फैलने का माध्यम है, ये रोग बीमार बकरियों के माध्यम से स्वस्थ बकरियों में फैलता है तथा कई बार जो गाभिन मादा हैं उससे नवजात बच्चों में भी ये बीमारी फैल जाती है। जो इस बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड है, ये अगर एक बार रोगाणु शरीर में प्रवेश करता है तो रोग फैलने का जो 4 से 10 दिनों तक हो सकता है। बीमारी के जो मुख्य लक्षण है, इसमें तेज बुखार आता है, 106 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार आ जाता है। मुंह से झाग आता है, नाक तथा आंख से पानी आता है और बाद में लसलसे स्राव में ये बदल जाता है।
होंठ तथा जीभ पर छाले पड़ जाते हैं और पशुओं को चारा खाने में या चरने में दिक्कत होती है। बकरियों को सांस लेने में दिक्कत आती है, आँख में कीचड़ हो जाता है तथा आँखों की पुतलियाँ जो है आपस में सट जाती हैं। बीमारी के 1 सप्ताह के अंदर जो तीव्रता से ग्रसित बकरियां हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। यदि समय से इलाज नहीं किया गया तो इसमें मृत्यु अवश्य हो जाती है। कभी कभी तेज बुखार में जो गाभिन बकरियां हैं उनमें जो है गर्भपात भी हो जाता है। जो रोग की जांच है उसके लिए हमको रोग के लक्षणों के द्वारा या एलिसा एक जो है विधि है उसके द्वारा करते हैं। एलिसा के लिए हमको प्रयोगशाला में जाना पड़ता है या जहाँ पे अच्छी लैब है वहीं पे करा सकते हैं। रोग से बचाने के लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। जो संक्रमित बकरियां हैं उनसे स्वस्थ बकरियों को अलग रखें और बाज़ार से जो खरीद करके बकरियां ला रहे हैं उनको लगभग 15 दिनों तक अपने घर की बकरियों से अलग रखें। कई बार क्या होता है जो बाज़ार से बकरियां लाई जाती हैं वो बीमार होती हैं और जैसे जो घर की स्वस्थ बकरियां हैं उनको साथ में रखने से उनमें भी बीमारी आ जाती है। बीमार बकरियों का जो चारा पानी है उसकी व्यवस्था अलग रखें। जो बकरियां बीमार हैं उनके रहने और खाने पानी की व्यवस्था अलग रखें और मृत बकरियां जो हैं उनको गड्ढा खोद करके ज़मीन में दफनाएं। और जैसे ही रोग फैलता है वैसे ही शीघ्र अपने जो पास के पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उनसे संपर्क करें। रोग के उपचार के लिए कोई ज़्यादा दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है चूँकि ये विषाणु जनित रोग है। फिर भी जीवाणु जनित रोगों के लिए जो है द्वितीय संक्रमण ना होने पाए इसके लिए हम एंटीबायोटिक का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें इनरोसिन का प्रयोग कर सकते हैं। इसको सुबह शाम इंजेक्शन के माध्यम से लगा सकते हैं। इससे मुंह के छाले जो हैं उनके लिए जो लाल दवा आती है जिसको हम पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं उसके घोल से उसको साफ करें और उसमें सुहागा जो है सुहागा का पाउडर बना लें और 4 भाग शहद मिला लें और उसको जो जहाँ पर छाले हैं वहाँ पर लगाएं तो इससे जीभ के छाले ठीक हो जाएंगे। अगर उपरोक्त जो है इस तरीके का उपचार करेंगे तो इससे जो है बकरियां शीघ्र ठीक हो जाएंगी। इस बीमारी के बचाव के लिए एक टीका उपलब्ध है। उस टीके को जिन बकरियों की आयु 4 माह की होती है उससे अधिक आयु पे लगाते हैं। ये वर्षा ऋतु से पहले लगाया जाता है, मानसून आने से पहले लगाते हैं। 1 मिलीमीटर सबकुटेनियसली या जो खाल है उसके नीचे लगाते हैं और इस टीके का असर लगभग 3 वर्ष तक रहता है। जो बकरियां गाभिन हैं या ज़्यादा एडवांस प्रेगनेंसी में है उनको ये टीका नहीं लगाना चाहिए। उनको जब ब्याह जाएँ उसके बाद ये टीका लगाना चाहिए। अगर PPR का टीका लगाया जा रहा है तो इस रोग के फैलने की संभावना बहुत कम होगी। और यदि किसान भाई बकरी पालन कर रहे हैं तो इस रोग का टीका अवश्य लगवाएं ताकि PPR रोग से या बकरियों के प्लेग से बचा जा सके। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार से है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है बलरामपुर के अशोक चौहान ने। आपने मछलियों की देखरेख पर जानकारी चाहिए तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। अधिक मत्स्य उत्पादन के लिए कई प्रकार के प्रबंधन की आवश्यकता होती है जिस पर अगर किसान भाई ध्यान दें तभी अधिक से अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। 300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हमें चूने का प्रयोग 1 वर्ष में करना है जिसकी पहली किस्त लगभग 11 किस्तों में आप इसको बांट लें। पहली किस्त आप पाटा चलाने के बाद उसमें नीचे डाल दें। उसके बाद उसमें पानी भरें। पानी भरने के बाद आप 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद का इस्तेमाल 1 वर्ष में करना है जिसको 11 किस्तों में विभाजित कर लें। पहली किस्त उसमें डाल दें। इसके बाद तालाब को लगभग 15 दिन तक प्रचुर होने के लिए छोड़ दें जिसमें उस पीरियड में तालाब में जो प्राकृतिक भोजन होता है उसके पश्चात आप किसी नज़दीक की हैचरी से जहां पर आपको गुणवत्ता की लगभग सुनिश्चितता हो वहां से बीज लें। बीज हम 3 प्रकार के पाते हैं। एक तो मत्स्य बीज उत्पादन के बाद जो सबसे पहले हमें बीज मिलता है उसे स्पान कहते हैं। उसके बाद दूसरी अवस्था होती है फ्राई की और तीसरी अवस्था होती है फिंगरलिंग की। बीज हमेशा हमें
फिंगरलिंग साइज का संचय करना चाहिए, जिसकी उत्तरजीविता की दर बहुत अच्छी है। अब किसान भाइयों को मैं जानकारी देना चाहूँगा कि संचय अगर उन्होंने मत्स्य बीज अंगुलिका का कर लिया है तो उसके बाद इसके प्रबंधन में प्रमुख रूप से इन्हें भोजन देने की आवश्यकता होती है, जिसे परिपूरक आहार कहते हैं। तालाब में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक भोजन की उपलब्धता न होने की स्थिति में बाहर से 2 से 3% शरीर के वजन के बराबर परिपूरक आहार दिया जाता है। इस परिपूरक आहार में प्रमुख रूप से सरसों की खली और चावल का कन्ना 1:1 के अनुपात में दिया जाता है और इसे लगभग प्रतिदिन सुबह तालाब के किसी एक किनारे एक निश्चित स्थान पर रखना चाहिए, जिससे मछलियां उसको अधिक से अधिक उपयोग कर सकें। और समय और स्थान की निश्चितता होने की वजह से हमारा जो बीज जो हमारा ये है भोजन है वो बेकार नहीं जाता। और भोजन कराने की 2 विधियां प्रमुख रूप से प्रचलित हैं। एक को हम कहते हैं डिमांड फीडिंग, दूसरे को हम कहते हैं एक रूटीन फीडिंग, जिसमें आप ये कह लें जो हम तालाब में डालते हैं। तो हमें डिमांड फीडिंग अगर हम कराएं तो उसमें हमारे भोजन की खराबी कम होती है। जैसे हम किसी बोरे में जो 2 से 3% मात्रा भोजन की आती है उसे भर लें, फिर बोरे को नीचे से 4-5 रॉड की सहायता से गर्म करके छेद कर लें और उस बोरे को एक बांस का डंडा गाड़कर किसी तालाब में किनारे रख दें और वहां पर बोरी लटका दें। इसके साथ साथ हम तालाब में लगभग 15 दिन या 1 महीने में एक बार जाल चलाते रहें, जिससे नीचे बैठी हुई जहरीली गैसें जो हमारा नीचे जमा हुआ पदार्थ है उससे निकलकर बाहर निकल जाएं, जिससे हमारा तालाब पूरी तरह से अच्छी तरह स्वस्थ गुणवत्ता युक्त पानी युक्त रह सके। इसी कड़ी में जिस दूसरे प्रश्न को शामिल किया गया है उसे पूछा है सुल्तानपुर के प्रवीण यादव ने। आपने मूंग की फसल में रोग नियंत्रण पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। प्रमुख जो बीमारियां हैं उनमें खास तौर से एक जो विषाणु जनित रोग है जिसको कहते हैं हम लोग येलो मोज़ेक या मूंग बीन येलो मोज़ेक, जो वायरस से होता है, विषाणु से होता है, या उसको पीला कुरमुला रोग भी कहते हैं हम लोग, या पीला चित्तवर्ण भी कहते हैं कुछ लोग उसको, और अंग्रेजी में इसको येलो मोज़ेक के नाम से जाना जाता है। और इसमें एक तो पत्तियां पीली हो जाती हैं और फली नहीं बनती है इसमें, जिसकी वजह से हमारी उपज बहुत ही घट जाती है। और इस रोग को, जो विषाणु जनित रोग है ये, और इसके रोग को फैलाने का काम एक मक्खी है जिसको सफ़ेद मक्खी के नाम से लोग जानते हैं। बहुत छोटी छोटी होती है, अगर उसको पौधे को हिला के देखा जाए तो छोटी छोटी मक्खियाँ जो है उड़ती हुई दिखाई देती हैं सफ़ेद रंग की। ये मक्खियाँ जो है रोगी पौधों के ऊपर जा कर के उसका रस चूसती हैं और फिर जो है स्वस्थ पौधे पर जाती हैं और इस तरह से विषाणु को जो है रोगी से स्वस्थ पौधे में फैला देती हैं। और इस समय की कंडीशन ये है या दशा ये है कि आपकी फसल लगभग खड़ी है, तो अब आप इस रोग से कैसे निजात पाएंगे या कैसे छुटकारा पाएंगे। तो उसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि एक कीटनाशी दवा लें। जैसे एक तो आता है डाइमेथोएट करके, या इमिडाक्लोप्रिड करके भी एक दवा आ रही है, बाज़ार में मिल जाएगी। इन दवाओं को जो है आप इस्तेमाल करें, 0.1% का घोल बना करके इसका छिड़काव कर दें फसल पर। मैं ये बताना एक ज़रूरी बात समझ रहा हूँ कि दवा का छिड़काव करने से पहले जो रोगी पौधे कहीं कहीं आपको दिखाई दे रहे हों पीले रंग के, उन पौधों को उखाड़ करके जला दें या कहीं मिट्टी में दबा दें, इसको गड्ढे में डाल के दबा दें ताकि वहाँ से फिर ना फैलने पावे। और उसके बाद फिर दवा का आप छिड़काव करें और कम से कम 2-3 बार छिड़काव कर दें 10-15 दिन के अंतराल पर, तो इस रोग से आपको जो है छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा एक दूसरा जो फफूंदी जनित रोग उर्द मूंग में आता है, एक तो खास तौर से जिसको कहते हैं वेब झुलसा या जालिकावत झुलसा, झुलसा रोग है। इसकी नीचे से पत्तियां, जब पौधा बहुत जब घना हो जाता है, डेंस हो जाता है, तो नीचे की पत्तियों में नमी ज़्यादा हो जाती है और एक विशेष प्रकार का कवक है या फफूंदी है जो राइजेक्टोनिया के नाम से जाना जाता है, राइजेक्टोनिया सोलनाई। और ये फफूंदी
मिट्टी में होता है और नीचे से पत्तियों को झुलसाने लगता है। तो नीचे वाली पत्तियां जो है लगेगा कि धीरे धीरे सूख रही हैं और कुछ समय बाद लगेगा पूरा का पूरा पौधा जो झुलस गया। और अगर सुबह सुबह अगर आप इस झुलसे हुए पौधे को अगर देखेंगे तो उस पर लगेगा कुछ मकड़ी के जाले जैसा, रेसे जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, जिसको वो फफूंदी का एक जो है कवक जाल कहते हैं उसको। जो वो कवक जाल दिखता है, इसी वजह से इस बीमारी का नाम भी रखा गया जाल वाला झुलसा या जल का बद झुलसा रोग। खड़ी फसल में आपको इस तरह का झुलसा रोग अगर दिखाई दे रहा है तो उस पर दवा का छिड़काव करना पड़ेगा, फफूंदीनाशक दवा। खास तौर से फफूंदीनाशक दवाइयाँ बहुत सारी बाजार में उपलब्ध हैं, लेकिन इस समय एक प्रोपिकोनाजोल करके जो दवा आ रही है उसका छिड़काव करें। प्रोपिकोनाजोल जो टिल्ट के नाम से बाजार में मिल जाती है, उसका जो है 0.1% का घोल बनाएं और खड़ी फसल पर जब आप छिड़काव कर दें। एक और फफूंदी जनित रोग है इसमें, जो आपको लगेगा कि कुछ पत्तियों पर काले काले से धब्बे बन रहे हैं। काले क्या कहने, कुछ भूरे रंग के धब्बे बनते हैं। ऐसा लगता है कत्थई या भूरे रंग के धब्बे दिखाई देंगे मूंग पर खास तौर से, या कुछ उर्द पर भी दिखते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो दिखता है मूंग के ऊपर, मूंग की पत्तियों पर कुछ कत्थई रंग के धब्बे दिखते हैं। और जब ये रोग जो है ज़्यादा व्यापक हो जाता है तो जहाँ पर पत्ती पर दिख रहा है वो लगता है कि पत्ती वहीं पर झुलस गई और वहाँ से पत्ती गिर जाती है या पत्ती में छेद हो जाता है वहाँ पर। तो इस बीमारी से बचने के लिए आपको या तो मैंकोजेब का छिड़काव करें, या आपने टिल्ट का अगर छिड़काव कर दिया है तो वो भी काम करेगा। अगर छिड़काव कर दिया दोबारा छिड़कने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा कुछ जो जीवाणु जनित बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया से होती हैं, खास तौर से मूंग में जो है बीमारी आती है, अभी तो नहीं दिखाई दे रही है इस समय, लेकिन जब थोड़ा सा पौधा और बड़ा हो जाता है तो लगता है कि पत्ती के किनारों से खास तौर से वो लगता है छोटे काले रंग के या गहरे भूरे रंग के धब्बे दिखते हैं। अगर उसको छुएंगे तो थोड़ा सा लगता है कि उभरे हुए धब्बे हैं वो, और वो धब्बे धीरे पत्ती किनारे से या उसके जो टिप है उससे शुरू होते हैं और अंदर की तरफ बढ़ते जाते हैं और धीरे धीरे पत्ती को लगता है कि झुलसा देते हैं ये। तो जीवाणु जनित जो है वो झुलसा है, उसको बैक्टीरियल ब्लाइट कहते हैं। और अगर इस तरह के अगर लक्षण दिखाई दे रहा है आपके फसल पर तो किसी जीवाणु नाशित जो दवा जो है, खासतौर बैक्टीरिसाइड जैसे स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन का छिड़काव करना है। छिड़काव जो करना है 0.02% का छिड़काव करना है आपको। तो इस जीवाणु जनित जो बीमारी है उससे आप बच सकते हैं। तो राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार से। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बहुत ही उपयोगी रहा होगा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और हमारा ईमेल एड्रेस भी नोट कर लीजिए, annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क भी कर सकते हैं। और चलिए अब देख लेते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। हरी मिर्च की फसल से लाखों की आय ले रहे किसान का अनुभव। पॉलीहाउस में प्रयोग होने वाले यंत्रों पर एक जानकारी।
फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय पर आपसे होगी मुलाकात खेती बाड़ी से जुड़ी हुई तमाम और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार।